गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। शैक्षिक उपग्रह प्रसारण में अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत मैं पी.डी. वर्मा, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शिक्षा विभाग हरियाणा, आज के इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूँ। उत्पादन लागतों के अध्याय में मेरे पहले व्याख्यान का उपविषय है उत्पादन लागत की धारणाएं या उत्पादन लागत की संकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे पहले कि हम आज का टॉपिक डिस्कस करें, मैं आपको आज के व्याख्यान के उद्देश्य बताना चाहूँगा। आज के इस व्याख्यान के उद्देश्य हैं आप विद्यार्थियों को उत्पादन लागत का अर्थ बताना, उत्पादन लागत की विभिन्न धारणाओं से अवगत कराना, उनके बारे में जानकारी देना। उत्पादन लागत की विभिन्न धारणाएं हैं वास्तविक लागत, रियल कॉस्ट, अवसर लागत या विकल्प लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्पष्ट लागत या सुनिश्चित लागत, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अंतर्निहित लागत या अस्पष्ट लागत, इम्प्लिसिट कॉस्ट, मौद्रिक या नकद या द्रव्य लागत, मनी कॉस्ट। उत्पादन लागत का अर्थ। प्रिय विद्यार्थियों, उत्पादन लागत की विभिन्न धारणाओं को समझने से पहले यह जानना अति आवश्यक है कि उत्पादन लागत का क्या अर्थ है। व्हाट इज प्रोडक्शन कॉस्ट। जब हम कोई नई वस्तु बनाते हैं या उसका उत्पादन करते हैं तो हमें कुछ साधनों का सहारा लेना पड़ता है, उनका सहयोग लेना पड़ता है, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। ये सभी उत्पादन के साधन कहलाते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रिय विद्यार्थियों, उत्पादन के साधनों को उत्पादन के कारक भी कहा जाता है। इन साधनों के बगैर तो उत्पादन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जब हमारे पास साधन ही नहीं होंगे तो उत्पादन भला कैसे किया जा सकता है। उत्पादन के इन साधनों पर हमें कुछ ना कुछ धनराशि तो खर्च करनी ही पड़ेगी। उत्पादन के साधनों पर उनकी सेवाओं के बदले खर्च की गई इस धनराशि को ही उत्पादन लागत कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। यदि एक पंखा बनाने के लिए हमें 500 रुपये उत्पादन के साधनों पर खर्च करने पड़ते हैं, जैसे कच्चा माल, मजदूरी, ब्याज, किराया आदि, तो उस पंखे की उत्पादन लागत 500 रुपये होगी। उत्पादन लागत की धारणाएं या संकल्पनाएं। डियर स्टूडेंट्स, अर्थशास्त्र में लागत शब्द किसी एक निश्चित धारणा को प्रकट नहीं करता। इस शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, उत्पादन लागत की मुख्य धारणाएं आप इस स्लाइड में चार्ट में देख रहे हैं। वास्तविक लागत, अवसर लागत, स्पष्ट लागत, निहित लागत या अंतर्निहित लागत, नकद या मौद्रिक लागत या द्रव्य लागत। नकद या मौद्रिक लागत और भी आगे 3 प्रकार की है: कुल लागत, औसत लागत, सीमांत लागत। सबसे पहले वास्तविक लागत, रियल कॉस्ट। वास्तविक लागत की धारणा का प्रतिपादन डॉक्टर मार्शल ने किया था। वास्तविक लागत वह लागत है जो उत्पादन के साधनों के स्वामियों द्वारा उनकी सेवाओं की पूर्ति करने में कष्ट, दुख, प्रयत्न, त्याग, परेशानी आदि के रूप में उठानी पड़ती है। जैसे कि प्रबंधकों को व्यवस्था करने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न करने पड़ते हैं और मानसिक बोझ उठाने पड़ते हैं। श्रमिकों को शारीरिक कष्ट उठाना पड़ता है। पूंजीपतियों को धन संचय करने के लिए अपनी आवश्यकताओं का त्याग करना पड़ता है। ये सभी प्रयत्न, कष्ट एवं त्याग वास्तविक लागत कहलाते हैं। वास्तविक लागत की धारणा को हम एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एक कुम्हार को मिट्टी का एक खिलौना बनाने में 8 घंटे का परिश्रम करना पड़ता है, तो 8 घंटे का परिश्रम उस मिट्टी के खिलौने की वास्तविक लागत कहलाएगी। और आइए अब वास्तविक लागत की परिभाषा जानें, डेफिनेशन। मार्शल के शब्दों में किसी वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में लगे हुए विभिन्न प्रकार के श्रम तथा इसे तैयार करने में लगी पूंजी के लिए बचत करने के लिए आवश्यक उपभोग स्थगन अथवा प्रतीक्षाओं में निहित सभी प्रयत्न तथा त्याग मिलकर उस वस्तु की वास्तविक उत्पादन लागत कहलाएगी। संक्षेप में, वास्तविक लागत को किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उठाए गए कष्ट, त्याग तथा प्रयत्नों के रूप में व्यक्त किया जाता है। वास्तविक लागत की धारणा
एक भावगत धारणा है। इट इज ए सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। डियर स्टूडेंट्स, वास्तविक लागत की धारणा को मापा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है, इसे महसूस किया जा सकता है। नंबर 2, अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या विकल्प लागत, अल्टरनेटिव कॉस्ट। डियर स्टूडेंट्स, अवसर लागत को वैकल्पिक लागत भी कहते हैं, अल्टरनेटिव कॉस्ट भी कहते हैं। यह धारणा लागत की आधुनिक धारणा है। इस धारणा को महत्वपूर्ण बनाने का श्रेय अमेरिकन अर्थशास्त्री प्रोफेसर नाइट को जाता है। सबसे पहले अवसर लागत का अर्थ जानते हैं। किसी वस्तु की अवसर लागत उसके सर्वोत्तम विकल्प त्यागने की लागत होती है, अर्थात किसी वस्तु की अवसर लागत से अभिप्राय दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में उसके मूल्य से है, दूसरे सबसे अच्छे विकल्प के प्रयोग में उसके मूल्य से है। अतः एक वस्तु x की अवसर लागत दूसरी वस्तु y की वह मात्रा है जिसका कि x वस्तु का उत्पादन करने के लिए त्याग करना पड़ता है। अवसर लागत को खोया हुआ अवसर भी कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। परिभाषा, डेफिनेशन, प्रोफेसर सैमुएल्सन के अनुसार अवसर लागत आर्थिक वस्तु या साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपयोग या अवसर या त्यागे गए विकल्प का मूल्य है। अवसर लागत की धारणा को उत्पादन संभावना तालिका एवं उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए एक किसान के पास 5 एकड़ भूमि है जिस पर वह 2 फसलों की खेती कर सकता है। आप तालिका में देख रहे हैं वस्तुएं यानी फसलें, गेहूं क्विंटल में, चना क्विंटल में लिया गया है और A, B, C, D, E 5 संयोग यानी 5 संभावनाएं दर्शाई गई हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि वह किसान केवल गेहूं का उत्पादन करता है तो 100 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होगा और यदि केवल चने का उत्पादन करता है तो 40 क्विंटल चने का उत्पादन होगा। अर्थात 100 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करने के लिए उसे 40 क्विंटल चने का त्याग करना पड़ेगा और यही 40 क्विंटल चने का त्याग 100 क्विंटल गेहूं की अवसर लागत कहलाएगी। इसी प्रकार यदि वह केवल चना उपजाता है, चने का उत्पादन करता है तो उसे 40 क्विंटल चने का उत्पादन होगा और गेहूं का उत्पादन उसे छोड़ना पड़ेगा, अर्थात 100 क्विंटल गेहूं का त्याग करने पड़ेगा। यही 100 क्विंटल गेहूं का त्याग उसके लिए 40 क्विंटल चने की अवसर लागत कहलाएगी। इसी प्रकार उसके पास B, C, D ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसे संयोग हैं जिन पर वह किसान दोनों फसलों की खेती कर सकता है। मान लीजिए वह A से B संयोग की ओर आता है तो चने का उत्पादन 0 से बढ़कर 10 क्विंटल हो जाता है और गेहूं का उत्पादन 100 क्विंटल से घटकर 90 क्विंटल रह जाता है। अर्थात 10 क्विंटल चना बढ़ाने के लिए उसे 10 क्विंटल गेहूं का त्याग करना पड़ेगा। यही 10 क्विंटल गेहूं का त्याग 10 क्विंटल चने की अवसर लागत कहलाएगी। यदि वह B से C संयोग पर आता है तो चने का उत्पादन बढ़कर 10 क्विंटल से 20 क्विंटल हो जाता है और गेहूं का उत्पादन 90 क्विंटल से घटकर 70 क्विंटल रह जाता है। अर्थात इस बार 10 क्विंटल और अधिक चना उपजाने के लिए उसे 20 क्विंटल गेहूं का त्याग करना पड़ा। यही 20 क्विंटल गेहूं का त्याग बढ़ाए गए 10 क्विंटल चने की अवसर लागत कहलाएगी। यदि वह C से D संयोग पर आता है तो चने का उत्पादन 20 से बढ़कर 30 क्विंटल हो जाता है, लेकिन गेहूं का उत्पादन 70 क्विंटल से घटकर 40 क्विंटल रह जाता है। अर्थात इस बार 10 क्विंटल चना और ज़्यादा उत्पादित करने के लिए उसे 30 क्विंटल गेहूं का त्याग करना पड़ेगा। यही 30 क्विंटल गेहूं का त्याग इस बार के 10 क्विंटल चने की अवसर लागत कहलाएगी। इसी प्रकार यदि वह D से E संयोग पर आता है तो चने का उत्पादन 30 क्विंटल से बढ़कर 40 क्विंटल हो जाता है, लेकिन गेहूं का उत्पादन 40 क्विंटल से घटकर 0 क्विंटल हो जाता है। अर्थात इस बार 10 क्विंटल और अधिक चना उपजाने के लिए उसे 40 क्विंटल गेहूं का त्याग करना पड़ा। यही 40 क्विंटल गेहूं का त्याग इस बार के 10 क्विंटल और अधिक चना उपजाने की अवसर लागत कहलाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अवसर लागत की धारणा को हम उत्पादन संभावना वक्र या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की सहायता से भी कर सकते हैं। आप डायग्राम में देख रहे हैं O अक्ष पर चना क्विंटल में दर्शाया गया है, OY अक्ष पर गेहूं क्विंटल में दर्शाई गई है।
ABCDE उत्पादन संभावना वक्र है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जो दोनों वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है और इसे हमने PPC के द्वारा प्रकट किया है। प्यारे बच्चों, यदि वह किसान केवल गेहूं का उत्पादन करता है तो 100 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होगा और चने का उत्पादन 0 होगा। इसी प्रकार यदि चने का उत्पादन करना चाहता है तो चने का उत्पादन 40 क्विंटल होगा और गेहूं का उत्पादन बिल्कुल भी नहीं होगा। अर्थात 100 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करने के लिए उसे 40 क्विंटल चने का त्याग करना पड़ेगा। यही 40 क्विंटल चने का त्याग 100 क्विंटल गेहूं की अवसर लागत कहलाएगी। इसी प्रकार यदि वह 40 क्विंटल चना उपजाना चाहता है, उत्पादन करना चाहता है, तो उसे 100 क्विंटल गेहूं का त्याग करना पड़ेगा और ये 100 क्विंटल गेहूं का त्याग 40 क्विंटल चने की अवसर लागत कहलाएगी। आप चित्र में देख रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की ओर ढालू है और यह मूल बिंदु की ओर नतोदर है, कनकेव है, उन्मुख है। प्यारे बच्चों, ABCDE की तरफ उत्पादन संभावना वक्र का ढाल ये दर्शाता है कि चने का उत्पादन जो बढ़ रहा है, गेहूं का उत्पादन घट रहा है और इस PPC वक्र का ढाल बढ़ती सीमांत अवसर लागत के नियम के ऊपर आधारित है। अवसर लागत को हस्तांतरित आय या अंतरण आय भी कहा जाता है। अवसर लागत की धारणा को उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति मोहन के पास नौकरी करने के 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प बैंक में नौकरी, जहां उसे 10,000 रुपये प्रति महीना आय प्राप्त होगी। दूसरा विकल्प सरकारी दफ्तर में नौकरी, जहां उसे 8,000 रुपये प्राप्त होंगे। तीसरा विकल्प स्कूल में नौकरी, जहां उसे 6,000 रुपये प्राप्त होंगे। चौथा विकल्प दुकान पर नौकरी, जहां उसे केवल 600 रुपये प्राप्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, मोहन कहाँ पर नौकरी करेगा? स्वाभाविक है मोहन बैंक में नौकरी करेगा, क्योंकि ये सबसे अच्छा अवसर है, ये बेस्ट अल्टरनेटिव है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर उसको 10,000 रुपये प्रति महीना आमदनी होगी। और यदि वह केवल बैंक में नौकरी करेगा तो उसे सरकारी दफ्तर में नौकरी, स्कूल में नौकरी, दुकान पर नौकरी के अवसरों, विकल्पों को त्यागना पड़ेगा। मोहन के पास दूसरा सबसे अच्छा विकल्प सरकारी दफ्तर में नौकरी है, जहाँ से उसे 8,000 रुपये प्रति महीना आय प्राप्त होगी। बैंक में नौकरी की अवसर लागत दूसरे सबसे अच्छे विकल्प के मूल्य यानी सरकारी दफ्तर में नौकरी का मूल्य 8,000 रुपये होगी। मोहन के लिए स्कूल में नौकरी या दुकान पर नौकरी अवसर लागत नहीं कहलाएगी। नंबर 3, स्पष्ट लागतें या सुनिश्चित लागतें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट या बाह्य लागतें, एक्सटर्नल कॉस्ट। इसका अर्थ जानते हैं। एक फर्म द्वारा किए जाने वाले वे सब खर्चे जिनका भुगतान दूसरों को किया जाता है, स्पष्ट लागतें कहलाती हैं। अर्थात स्पष्ट लागतें वे लागतें हैं जो फर्में साधनों की सेवाओं को खरीदने या किराए पर लेने के लिए खर्च करती हैं। क्योंकि इनका भुगतान बाह्य व्यक्तियों को किया जाता है, इसलिए इन लागतों को बाह्य लागत भी कहा जाता है। बाह्य लागत की परिभाषा, डेफिनेशन, लेफ्टविच के अनुसार स्पष्ट लागतें वे नकद भुगतान हैं जो फर्मों द्वारा बाहरी व्यक्तियों को उनकी सेवाओं तथा वस्तुओं के लिए किए जाते हैं। स्पष्ट लागतें कुल लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि कुल लागत निकालने के लिए स्पष्ट लागत को इसमें जोड़ा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, स्पष्ट लागतों के उदाहरण फर्म के द्वारा दी जाने वाली मजदूरी, कच्चे व अर्धनिर्मित माल का भुगतान, ऋणों पर दिए जाने वाला ब्याज, घिसावट पर किए जाने वाले खर्च। नेक्स्ट, अंतर्निहित लागतें या अस्पष्ट लागतें, इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक फर्म उत्पादन में कुछ ऐसे साधनों का प्रयोग करती है जो उसके अपने होते हैं, अर्थात जिनके प्रयोग के लिए उसे उत्पादन के किसी दूसरे साधन को भुगतान नहीं करना पड़ता। इन साधनों की लागत को निहित लागत या अस्पष्ट लागत कहा जाता है। ये वे लागतें होती हैं जो किसी फर्म को अपने साधनों के प्रयोग के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। एक उत्पादक के स्वयं के साधनों की लागत को निहित लागत कहा जाता है, अर्थात निहित लागतें उद्यमियों के अपने साधनों की अवसर लागत हैं।
यद्यपि उद्यमियों को इसके लिए दूसरों को भुगतान नहीं करना पड़ता, परंतु इनका वैकल्पिक कार्यों में प्रयोग नहीं कर पाने के कारण उद्यमियों को जो हानि उठानी पड़ती है वह निहित लागत के बराबर होती है। क्योंकि इन लागतों का भुगतान बाह्य लोगों को नहीं करना पड़ता, इसलिए इन्हें आंतरिक लागतें या इंटरनल कॉस्ट भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये लागतें भी स्पष्ट लागतों की तरह कुल लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। इसकी परिभाषा लेफ्टविच के अनुसार उत्पादन की निहित लागतें स्वयं के स्वामित्व एवं स्वयं के द्वारा लगाए गए साधनों की लागतें हैं। निहित लागतों के कुछ उदाहरण: एक उद्यमी की अपनी पूंजी का ब्याज, एक उद्यमी की अपनी भूमि का लगान, एक उद्यमी के अपने श्रम की मजदूरी, उद्यमी को अपने कार्य के लिए मिलने वाले सामान्य लाभ। नेक्स्ट, मौद्रिक या नकद या द्रव्य लागत। प्रिय विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र में जब हम लागत का जिक्र करते हैं उससे हमारा अभिप्राय मौद्रिक लागत से ही होता है। मौद्रिक लागत के और भी कई नाम हैं, जैसे नकद लागत या द्रव्य लागत। अंग्रेजी में इसे मनी कॉस्ट भी कहते हैं। इसका अर्थ किसी वस्तु का उत्पादन तथा बिक्री करने के लिए मुद्रा के रूप में जो धन खर्च करना पड़ता है उसे उस वस्तु की मौद्रिक लागत कहते हैं। अर्थात एक फर्म द्वारा उत्पादन के लिए खरीदी जाने वाली विभिन्न वस्तुएं और सेवाएं यदि मुद्रा में मापी जाएं तो कुल व्यय को मौद्रिक लागत कहते हैं। परिभाषा, डेफिनेशन: जे एल हेंसन के अनुसार किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों को जो कुछ मौद्रिक भुगतान करना पड़ता है उसे मौद्रिक उत्पादन लागत कहते हैं। मौद्रिक लागत को एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए 10 कुर्सियों का उत्पादन करने के लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर 5,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, तो इसे मौद्रिक लागत कहा जाए। मौद्रिक लागत में खर्चे शामिल किए जाते हैं: कच्चा माल और मध्यवर्ती वस्तुओं की खरीद, बिजली अथवा ईंधन पर खर्चा, ब्याज, लगान, मजदूरी, घिसावट एवं प्रतिस्थापन लागत, विज्ञापन का खर्च, बीमा, पैकिंग, यातायात सेवाओं पर खर्च, विविध व्यय एवं सामान्य लाभ। मौद्रिक उत्पादन लागत के मुख्य पहलू हैं: कुल लागत, टोटल कॉस्ट, संक्षिप्त नाम टीसी; औसत लागत, एवरेज कॉस्ट, संक्षिप्त नाम एसी; सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट, संक्षिप्त नाम एमसी। नंबर 1, कुल लागत, जिसे हम संक्षिप्त नाम टीसी दे चुके हैं। किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए जो कुल धन खर्च करना पड़ता है उसे कुल लागत कहते हैं। कुल लागत का फार्मूला: ए टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी, बी टीसी बराबर एसी गुना क्वांटिटी, सी टीसी बराबर सिग्मा एमसी। औसत लागत एसी, किसी वस्तु की प्रति इकाई उत्पादन लागत को औसत लागत कहा जाता है। औसत लागत याद करने का सूत्र है एसी बराबर टीसी बटे क्यू बराबर एफसी प्लस वीसी बटे क्यू, या एसी बराबर एफसी बटे क्यू प्लस वीसी बटे क्यू, अर्थात एसी बराबर एएफसी प्लस एवीसी। नंबर 3, सीमांत लागत एमसी, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत याद करने के सूत्र: ए एमसी एन बराबर टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1, बी एमसी बराबर चेंज इन टीसी ओवर चेंज इन क्यू। प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट सेमेस्टर में सेमेस्टर प्रणाली के तहत आपसे केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही पूछे जाने हैं। तो आइए अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको एमसीक्यू के बारे में 2 खास बातें बताना चाहूँगा। पहला ये है, फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी टॉपिक आपके हैं उन्हें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ आपको पढ़ाया जाता है यदि आप उसे ध्यान से सुन लें, अच्छे से समझ लें, तो मैं नहीं मानता
कि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में कोई कठिनाई आएगी। एमसीक्यू के बारे में दूसरी खास बात यह है कि एमसीक्यू को यानी बहुविकल्पी प्रश्नों को जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, आपकी सब्जेक्ट मैटर पे, विषय वस्तु पर पकड़ होती चली जाएगी। और लॉजिकल है कि जितने ज़्यादा एमसीक्यू का आप अभ्यास करेंगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपके आएंगे। तो आइए अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वास्तविक लागत है। इसके 4 ऑप्शंस हैं। ए त्याग व कष्ट, बी मजदूरी, सी घिसावट, डी कच्चा माल। इसका सही उत्तर है ए त्याग व कष्ट। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से सीमांत लागत का सूत्र है। ऑप्शंस हैं। ए चेंज इन टीसी बटे क्यू, बी टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1, सी टीएफसी प्लस टीवीसी, डी सिग्मा एमसी। और सीमांत लागत का, मार्जिनल कॉस्ट का सही फॉर्मूला है बी टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1। टीसी एन का अभिप्राय है एनवी इकाई की टोटल कॉस्ट यानी एनवी इकाई की कुल लागत, और एन माइनस 1 का अभिप्राय है कि एन माइनस 1वीं इकाई की कुल लागत। प्रश्न नंबर 3, नकद लागत निम्न में से है। ऑप्शंस हैं। ए मजदूरी, बी त्याग, सी स्वयं के मकान का किराया, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ए मजदूरी। प्रश्न नंबर 4, अवसर लागत से अभिप्राय है। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं अवसर लागत को विकल्प लागत भी कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं। ए स्थिर लागत, बी प्रति इकाई लागत, सी प्रत्यक्ष लागत, डी दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य यानी दूसरे सबसे अच्छे अवसर या विकल्प का मूल्य। और इसका सही उत्तर है डी दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से स्पष्ट लागत है। ए कच्चे माल की खरीद, बी आंतरिक लागत, सी कुल व्यय, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ए कच्चे माल की खरीद। नेक्स्ट प्रश्न, उद्यमी के स्वयं के साधनों की लागत क्या कहलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ ऐसे साधन होते हैं जिन्हें उद्यमी स्वयं लगाता है, जैसे उद्यमी की अपनी भूमि, उद्यमी की अपनी पूंजी, उद्यमी का अपना परिश्रम। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं। ए स्पष्ट लागत, बी अवसर लागत, सी निहित लागत, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी निहित लागत। प्रश्न नंबर 7, उत्पादन के साधनों पर किए जाने वाला व्यय क्या कहलाता है। ए आगम, बी लागत, सी आय, डी इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है बी लागत। अगला प्रश्न, परिश्रम, कष्ट अथवा असुविधा की लागत को क्या कहते हैं। 4 विकल्प हैं। ए अवसर लागत, बी वास्तविक लागत, सी नकद लागत, डी कुल लागत। और सही उत्तर है बी वास्तविक लागत। अगला प्रश्न, सर्वोत्तम विकल्प त्यागने की लागत को क्या कहा जाता है, यानी सबसे अच्छा विकल्प त्यागने की लागत को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं। ए विकल्प लागत, बी विक्रय लागत, सी सामाजिक लागत, डी निजी लागत। और सही उत्तर है ए विकल्प लागत। अगला प्रश्न, किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को कहा जाता है। ए औसत लागत,
बी निजी लागत, सी सीमांत लागत, डी कुल लागत। और सही उत्तर है ए औसत लागत। अगला प्रश्न, कौन सी लागत को साधन की हस्तांतरित या अंतरण आय भी कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए निजी लागत, बी सामाजिक लागत, सी अवसर लागत और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी अवसर लागत। हस्तांतरित या अंतरण आय को अंग्रेजी में ट्रांसफर अर्निंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, मौद्रिक लागत को डैश लागत भी कहा जाता है? ए नकद लागत, बी द्रव्य लागत, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, स्पष्ट लागत का अन्य नाम है? विकल्प हैं ए वास्तविक लागत, बी सामाजिक लागत, सी अवसर लागत और डी बाह्य लागत। इसका सही उत्तर है डी बाह्य लागत। अगला प्रश्न, अस्पष्ट लागत को कहा जाता है? ऑप्शंस आर ए निहित लागत, बी अंतर्निहित लागत, सी आंतरिक लागत और डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। अस्पष्ट लागत को निहित या अंतर्निहित या आंतरिक लागत तीनों ही कहा जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब आपको कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है। आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए और इन 3 प्रश्नों को नोट कीजिए। पहला प्रश्न है, उत्पादन लागत क्या है? इसकी विभिन्न धारणाएं कौन कौन सी हैं? प्रश्न नंबर 2, अवसर लागत की धारणाओं को उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 3, स्पष्ट और निहित लागतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप घर जाकर इन तीनों प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक बस इतना ही। कल हम इसी वक्त नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।